Hello everyone, welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 30th of April 2024. First of all, we will have the thought of the day. What is this? The best preparation for tomorrow is doing your best today. It means अगर आप अपने फ्यूचर को, अपने टुमारो को बेस्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट टुडे। देखो, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, पीपल दुनिया में होते हैं जो हमेशा ड्रीम देखते हैं कि हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर, हमारा टुमारो बेस्ट हो, बट वो प्रेजेंट में वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं जीते। दे डोंट लिव इन प्रेजेंट। इफ योर प्रेजेंट इज नॉट having the best performance given by you, then you cannot expect the best future. So guys, students, always do your best in present, and of course I can assure you that you will get the best future. तो आपके जो प्रेजेंट के कर्म हैं, प्रेजेंट के जो वर्क्स हैं, वही आपके बेस्ट फ्यूचर को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसी की कहानी लिख रहे होते हैं। आज जब आप सोइल में कोई सीड दबा रहे होते हैं, तो वही सीड फ्यूचर में एक ट्री के डेवलपमेंट की जो है शुरुआत होता है। अगर आप प्रेजेंट में सीड नहीं लगाओगे, फ्यूचर में आप एक ट्री का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सो आज जो अब आप स्टडी कर रहे हैं, डेली कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, वही आपका क्या है, सीड है, जो आगे चल करके एक ट्री बनेगा, एक प्लांट बनेगा, और बाद में उससे आप लेंगे फिर उसकी फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ योर जॉब्स, योर करियर, योर अचीवमेंट्स, योर सक्सेस, वो सब आपके पास में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज our previous day session with the help of MCQs. So guys, try to answer the questions with the before I provide you the correct answers. GANHRI was seen in news. It works in which field? Yesterday we discussed about GANHRI. So you have to find out that it works under which field. So global science development, human rights protection and promotion, protection of environment and ecology, water conservation. Guys, the correct answer is human rights protection and promotion. So the correct answer is B. The next question is question number 2. National Human Rights Commission of India was established in. You can recall that yesterday we discussed about इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अभी उसकी रेटिंग के रिगार्डिंग में एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग की जो उस मीटिंग का जो होस्टिंग हो रही है वो है GANHRI के अंडर जो है ट्री। सो इसीलिए इंडिया का जो NHRC है वो भी न्यूज में है। अब देखते हैं कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्या रैंक मिलती है, क्या स्टेटस मिलता है, उसको A कैटेगरी में रखा जाएगा या B कैटेगरी में रखा जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कि इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, A, B, C एंड D. सो गाइज द करेक्ट आंसर इज C. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स इसको पूछा गया है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। What is the correct about National Human Rights Commission of India? So guys, you have to find out the correct option, the correct statement. It is a constitutional body. Guys, it's not a constitutional body because India के constitution में इसका कहीं भी कोई provision नहीं है. Means constitutional bodies are those bodies which have provisions in under the constitution. तो जो बॉडी कोई भी है, कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, अदरवाइज नॉट। ऑप्शन बी, इट इज
unconstitutional, it is an unconstitutional body. No, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट किसी बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो। जैसे अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सो दैट्स व्हाई जो एनएचआरसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सी, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट मींस इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू हुआ था। सो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिस पर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया हो। अब वो लेजिस्लेचर वो आपकी जो है स्टेट की हो सकती है या नेशनल हो सकती है, या जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है वहां से भी उसको बनाया जा सकता है। सपोज करो जो जिला पंचायत है वहां ने अपने लोकल लेवल के लिए कोई ऐसा रूल, कोई बॉडी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। सो आपको ये भी बताना है कि जो एनएचआरसी है इंडिया का, उसके लिए एक एक्ट आया था जिसकी वजह से वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये एक्ट कब पास हुआ था? सो आप अभी रिसेंट में अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऊपर, उससे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993. So the correct answer here is also 1993 because this act was passed in 1993. Next question is, who is the current chairman of National Human Rights Commission of India? So guys, Justice Arun Kumar Mishra is the current National Human Rights Commission chairman. आपको पता होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रू वोटर्स एक्सरसाइज्ड देयर फ्रेंचाइजी इन लोकसभा इलेक्शंस 2024. दिस कम्युनिटी हैज इट्स प्रेजेंस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कल हमने ब्रू कम्युनिटी के बारे में स्टडी की थी, इसके बेसिक्स पॉइंट्स को समझा था। इट्स ऑल्सो नोन एज रिंग्स, इसको हम रिंग्स भी कहते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा, बिकॉज ब्रू कम्युनिटी ने अभी त्रिपुरा की लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर फर्स्ट टाइम वोटिंग इन्होंने किया है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी वोटिंग राइट्स का जो है प्रैक्टिस किया है, वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया है। Now question number 7, match the following and find incorrect pair. So among the following pairs you have to find out the incorrect pair. So यहाँ आपके सामने स्टेट दिया है और यहाँ आपके सामने कैपिटल है। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, कि आप जब भी मेरे साथ में यहाँ डीएनए में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े डेडिकेशन के साथ में सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो आप रिप्लाई कीजिए, कमेंट में टाइप कीजिए। नहीं आता है तब भी आप अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, मींस व्हाट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो आपके इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। इट मींस अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे सारे स्टूडेंट्स अगर 50% क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहे हैं और आप नहीं कर पाए 50%, आप रह गए 45% या 44% पर, देन यू आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम द कंपटीशन। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए। तो जब आप डेली डीएनए में कनेक्टेड रहेंगे, जो चीज आपको आती है, क्वेश्चन आती है, आपको उसका रिप्लाई करना है। नहीं आता है बाद में उसको आप फिर गूगल कर सकते हैं। बाकी आंसर्स तो हम यहाँ पे डेली आपको बताते हैं। देखो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर अराउंड 10 क्वेश्चंस का एक एवरेज अगर हम निकालें तो डेली डिस्कस करते हैं। और अगर हम इसको एक साल में, 1 ईयर में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1 ईयर में अगर हमने इसको 340 डेज, मैं मानता हूँ कि 365 डेज में से हमारे 15 डेज चले गए, या मैं कह देता हूँ इसको ओनली आप 300 ही काउंट कर लो। इस 300 को अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके 3000 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे इसी डीएनए के थ्रू। और जीके की जो बेसिक नॉलेज होती है
जिसके थ्रू आप एग्जाम में वेल परफॉर्म करते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा वेल परफॉर्म आप वहां पर करोगे, मींस यू विल बी मोर देन द एवरेज स्टूडेंट्स, आप उनसे बहुत आगे होंगे। तो आपको इसमें मींस कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना है। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। मिजोरम आइजवाल। मेघालय शिलोंग। बट अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इम्फाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी ईटानगर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो अभी हुई है और उसको को होस्ट किया है किसने? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। concluded in which country? Yesterday we also discussed this event. So this event was organized in which one of the following country? So A, B, C and D. So the correct answer is Netherlands. Netherlands की एक सिटी है, आप अगर ध्यान हो तो आपको, जिसका हमने कल नाम लिया था, उसके नेम में लास्ट में डैम आता है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, है ना, उनमें से कोई एक कंट्री है, और सॉरी सिटी है, तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत प्यारी सी सिटी है। Which one is the main river of the northeastern states of India? Because अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की हमने, जो ब्रू कम्युनिटी है उसकी बात की, और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे क्लैशेस भी हुए हैं रिसेंट में, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी हिस्ट्री के बेसिक फैक्ट्स आपको पता हो। विच वन इज द मेन रिवर, यहाँ की एक मेन रिवर की हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। अब आपने तो ज्यादातर कौन सी सुनी होगी? ब्रह्मपुत्र को ही आपने सुना होगा, तो मैंने यहाँ ब्रह्मपुत्र को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज ये तो सबको पता है। मुझे आपको वो चीजें भी बतानी है जो आपको नहीं पता। सो ताप्ती नो, गोदावरी नो, गोमती नो, बराक, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब हम रिवर की बात करते हैं, मेजर रिवर्स की, तो वहां पर ब्रह्मपुत्र है, बराक रिवर है, इम्फाल रिवर है, मणिपुर रिवर है ना, सुबनसिरी रिवर है, धनसिरी रिवर है, वहां की बहुत सारी वहां पे रिवर्स है। सो अभी हमने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर। फॉरेन एक्सचेंज, ये क्यों न्यूज में रहा और क्या है ये, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा। एक्सचेंज का मीनिंग आप जानते होंगे। एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि किसी ए नाम के गुड से, पर्सन से, जब हम किसी दूसरी चीज को एक्सचेंज करते हैं। सपोज करो आपने अपने पास से मीन्स 1 रुपये का नोट दिया और उसके बदले में आपने लिए पोटैटो, तो आपने मनी से पोटैटो को एक्सचेंज किया। हो सकता है आप बहुत सारे मीन्स रूरल रीजन्स में अभी भी बार्टर इकोनॉमी चलती है, वहां कोई पोटैटो के बदले में किसी से टोमेटो ले लेगा, कोई अनियन ले लेगा घर में, मीन्स उसकी अगर उसके फार्म लैंड में अगर व्हीट ज्यादा हुआ है उसके यहाँ, मीन्स अगर कोई और है, सपोज करो कि बार्ली उसके यहाँ नहीं हुआ, तो लोग गांव में क्या करते हैं कि भाई आप हमसे व्हीट ले लो, आप हमको तो उतने उसके हिसाब से हमको बार्ली दे दो या बाजरा दे दो, कुछ भी दे दो। तो इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज, या इस तरीके के सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, मींस यहाँ हम बात कर रहे हैं कि द एक्सचेंज ऑफ करेंसी विद exchange of currency of one country with the another country's currency। तो अगर हम वन कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं अनदर करेंसी के साथ में, दिस इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। सो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चन्ड बैंक्स एंड कस्टमर्स, उनको कुछ उन्होंने मींस नोटिस दिया है, एडवाइजरी रिलीज की है, वार्निंग दी है कि देखो आपको अनऑथराइज्ड एंटिटी जो है, जो आपको फॉरेन एक्सचेंज की गारंटी दे रही है, उनसे आपको बचना है, ऐसे लोगों के फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं आना है। बिकॉज रिसेंटली देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स इन विच सम पीपल, some organizations, they were a fraud, they were trapped in the fraud, और उनको फ्रॉड के ट्रैप में उनको फंसा लिया और उनके साथ में क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, उनकी मनी वगैरह को उनसे ले लिया गया। सो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं, इज द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी, वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर में। सो इन अ फ्री इकोनॉमी, जब हम कोई इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है
तो कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कौन से रूल पर चलती है? इट वर्क्स ऑन बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। आपको पता होगा सप्लाई एंड डिमांड का प्रिंसिपल ये कहता है अगर किसी गुड्स की या सर्विस की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसके प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो उसके प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो सैंड, मिट्टी आपके आसपास में है, आप इसको परचेज करने जाएंगे और कोई कहेगा भाई हम इसको आपको 1000 रुपीज पर केजी चार्ज करेंगे। आप क्या कहोगे? अरे यार रास्ते में दुनिया भर की मिट्टी पड़ी है, कहीं से भी ले लेंगे हम। अच्छा, अब वहीं पर आप चेंज करो, आप कहीं पर लेने जाओ डायमंड, तो आप क्या करोगे? उसको मींस बहुत अच्छी खासी प्राइसेस उसको आप दे दोगे बिकॉज डायमंड की सप्लाई कम है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो करेंसीज का एक्सचेंज होता है वो मोस्टली डॉलर से होता है, अदरवाइज और अदर बहुत सारी करेंसीज भी हैं, वो चाइना की यूरो हो गया, ठीक है, बहुत सारी करेंसीज, इंडिया का रुपये हो गया, उनमें आपस में एक्सचेंज चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, if we have to pay 50 rupees for $1, then it means exchange rate क्या है? 50 rupees per dollar। मीन्स जब हम किसी को 50 रुपीज देंगे तो हमको वो $1 देगा। इट मीन्स वहां का $1 50 रुपीज के इक्वल है। ये हालांकि एग्जाम्पल है बट रियली में तो अभी 80 रुपीज के आसपास का प्राइस इसका चल रहा है डॉलर का, ठीक है। कंट्रीज करेंसी वैल्यू में ऑल्सो भी सेट द कंट्रीज गवर्नमेंट। अब एक नियम तो हमने पढ़ा कि डिमांड एंड सप्लाई का, बट इन सर्टेन केसेस इन सर्टेन कंट्रीज this principle of demand and supply does not work in its fullest capacity, but the government of the country through its central bank decides the rate। मीन्स वो अपनी करेंसी का रेट किसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करने के लिए डिसाइड करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो हमारे यहाँ रुपये का और डॉलर के साथ एक्सचेंज होता है, इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। सो की पार्टिसिपेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं? जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो मेजर प्लेयर्स कौन कौन है इसमें? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काम करते हैं, मींस करेंसी को एक अदर करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन? कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं जिसको हम दलाल बोलते हैं, अदर ऑथराइज डीलर्स होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं जैसे आरबीआई हो गई, या और भी कुछ कॉमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई हो गई। फॉरेन एक्सचेंज में काम करने वाले प्रॉपर ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होते हैं, वो ये काम करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, अब टाइप्स ऑफ कौन कौन से? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि हमारा रेट ये रहेगा। फ्लेक्सिबल रेट वो होता है जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर काम करता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग वो होती है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल वर्क करता है, बट इन सर्टेन केसेस द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री आल्सो इंटरवीन। तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो भी थोड़ा सा उसमें इंटरवीन करती है। फिक्स्ड सिस्टम्स हैव गवर्नमेंट सेट रेट्स। तो ये मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए कि फ्लेक्सिबल क्या है और मैनेज्ड जो है रेटिंग इसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज Tamil Nadu Education Department released guidelines for elimination of corporal punishment। जो फिजिकल पनिशमेंट होता है उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नोटिस लेकर के आए और उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, जो फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को दिया जाता है। यहाँ आप देखिए कि ये एक स्कूल है, यहाँ पर देखो इस बच्चे को टीचर कितनी बुरी तरह से उसकी पिटाई कर रहे हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट ये भी है। ये एक बच्ची थी, ठीक है, देखो बच्चे बहुत छोटे छोटे क्यूट बच्चे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चे, है ना, उनको नहीं पता होता। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो IQ लेवल है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टीचर के लेवल की हो जाए, तो ये टीचर की बेवकूफी है। फिर इट मीन्स आप अपने लेवल की एक्सपेक्टेंसी या इंटेलेक्चुअलिटी जो पावर्स है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते छोटे बच्चों से, तो बच्चों से गलतियां होंगी। अब देखो इस बच्चे को कितना बुरी तरह से पीटा गया और इसकी देखो आंख की कंडीशन आप देखिए,
है ना। ये बच्चा है, स्कूल का वर्क वगैरह नहीं करके लाया, ठीक है। इस बच्चे से टीचर ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, नहीं बता पाया, बहुत बुरी तरह से इसकी पिटाई की। एक ये बच्चा है, एक जो टीचर थे, मुस्लिम टीचर थे, ये बच्चा जो है सर पर यहाँ पर टीका लगा के आया था, ठीक है। इस बच्चे को इतना बुरी तरह से पीटा कि इसको हॉस्पिटलाइज किया गया और बहुत दिन तक ये हॉस्पिटल में रहा। उस टीचर ने इवन आप अपने साथ के बहुत सारे और भी लोगों को बुला करके इस बच्चे को पीटा। क्यों? क्योंकि ये टीका लगा करके आया था, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर टीचर इस तरीके की मेंटेलिटी रखेंगे बच्चों के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा। और वो भी कहां पर, स्कूल्स में, जहां पर बच्चे को सीखने आ रहे हैं। अब इन बच्चों के साथ में अगर मीन्स इस बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लेवल की जो उनकी एज होती है, उनका जो ब्रेन होता है, उनका मन होता है, अगर उस समय पर ये यहाँ से वायलेंस सीख करके जाएंगे तो लाइफ में फिर ये क्या करेंगे, कैसा इनका मन होगा। टीचर के लिए क्या इनके मन में कोई रेस्पेक्ट होगा? नहीं, उसमें होगा फिर क्या, फियर। तो फियर की वजह से वो हो सकता है अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोल दे, नमस्ते बोल दे, लेकिन उसके मन में रेस्पेक्ट तो नहीं होगा। आप भी देखते होंगे, आपने भी स्कूल्स में, अभी स्कूलिंग आपकी कुछ बच्चों की चल रही है, कुछ मीन्स स्कूलिंग से बाहर हैं, तो आपने मीन्स इस बात चीज को फील किया होगा कि ऐसे टीचर्स जो बच्चों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं बहुत बुरी तरह से, तो बच्चे डर से कई बार उनको गुड मॉर्निंग वगैरह बोल देते हैं, लेकिन उनकी पीठ पीछे उन टीचर्स के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता, ये सबको पता है कि उनके बारे में क्या क्या फिर कहा जाता है। तो जीईसीपी मीन्स अभी जो जनरल गाइडलाइंस हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, जीईसीपी। तो ये अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके लिए लेकर के आई है कि बच्चों को सेफगार्ड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्सटेंड्स टू एड्रेस एनी फॉर्म ऑफ हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कि किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ में मेंटल और फिजिकल टॉर्चर, हरासमेंट नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट आप सबको पता है कि ये क्या है। अब उसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि किसी भी डिग्री का पेन नहीं दोगे आप बच्चों को, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं कराओगे उनको, चाहे वो कितना भी लाइट ही क्यों ना हो। उनको हिटिंग करना, उनको किकिंग करना, कई बार उनको हम मुर्गा बना देते थे जो टीचर हैं बच्चों को, मीन्स उनको डेस्क पे खड़ा कर दिया, है ना, या उनको नी डाउन कर दिया, तो बच्चों को क्या होती है, उससे शेम की फीलिंग आती है। अब कई बार बच्चों को उसमें फिजिकल पेन नहीं होता, मेंटल पेन होता है, मेंटल एगोनी होती है। अब देखो इसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं अगर बच्चों के साथ में फिजिकल पनिशमेंट अगर चलता है तो। देखो मैं अभी रिसेंटली आपको देख रहा हूँ, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी जिस हाउस में हम रहते हैं, जिस बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में हम रहते हैं, तो वहाँ नीचे वाले अपार्टमेंट में जो लैंडलॉर्ड है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है अभी 7th क्लास में स्टडी कर रहा है। वो बच्चा पेंटिंग वगैरह में बहुत अच्छा है, साइंस में भी बहुत अच्छा है, नई नई आर्ट वगैरह वो बनाता रहता है। उसकी जो मदर है, उसका जो पापा है, दोनों के दोनों उस बच्चे को बड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स पर इतना बुरी तरह से उसको बीट करते हैं, इतना बुरी तरह से उसको पीटते हैं कि कई बार हमने उस बच्चे को हमने जा करके बचाया है। मीन्स उसके पापा उसको लात मार रहे हैं, किक कर रहे हैं, जूते पहन करके गिरा करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। बच्चे को रात में, छोटा सा बच्चा है वो, उसको रात को बाहर में अकेला सोने के लिए छोड़ देते हैं बालकनी में, वहां उसको सुलाते हैं। और सोचो, अब ये बच्चा, पता है इस बच्चे को इसकी माँ जो होती है वो अब्यूज करती है, गाली देती है, जो मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस बच्चे से इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए जो हम नोटिस कर रहे हैं वहां पे, कि वो बच्चा कई बार छत पर जाता है और अपनी माँ को पीछे फिर वो गाली देता है, अब्यूज करता है, ठीक है। और ऐसी ऐसी गालियां देता है अपनी माँ को बाद में, और ये तक भी बोलता है कई बार तो कि मैं इसको किसी दिन चाकू से मार डालूंगा, अपनी माँ को ऐसा बोलता है, अपने पापा के बारे में, इन सब के बारे में। बिकॉज इस बच्चे के साथ में बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्रूटैलिटी होती है। कई बार हमने उनकी काउंसलिंग की, समझाया उनके पेरेंट्स को, तो थोड़ा थोड़ा माने भी वो, लेकिन आदत तो बहुत उनकी पुरानी है। तो अब आप देखिए कि अगर ऐसा जो टॉर्चर है, देखो अगर आप यूएसए में जाएंगे ना, यूएसए में, और वहाँ बच्चे ने अगर फोन कर दिया पुलिस को कि मेरे पापा मेरे को पीट रहे हैं, माँ मेरी पिटाई कर रही है, तुरंत पुलिस आ जाएगी और उनके अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी इंडिया में नहीं है। देखो इंडिया में क्या है, जो पापा हुए, विशेष करके माँ हुई, माँ तो ठीक है कम मारती है, लेकिन पापा को कई बार ये एहसास ही नहीं होता कि मैं पापा हूँ। उसको तब एहसास होता है कि जब वो बच्चे को पीट लेते हैं, तब उनको, हाँ मैं बाप हूँ।
ऐसी फीलिंग उनको आती है। तो यहाँ देखिए आप, प्रॉब्लम्स विद कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म। फिजिकल हार्म हो जाते हैं बच्चों की, कई बार ऐसी चोट लग जाती है लाइफ टाइम उनके साथ में रहती है, ठीक है। और फिजिकल इंजरीज होती है, बच्चों के अंदर एंजाइटी होती है, जब भी आपको बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया उसको हम देख सकते हैं। लो सेल्फ स्टीम, बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उनके साथ में मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। परपेचुएशन ऑफ वायलेंस, परपिचुएशन ऑफ वायलेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा हो जाता है कि वो सोसाइटी में वही चीजें फिर आगे चल जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि नहीं, बच्चों को तो पिटाई करना नॉर्मल सी बात है, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब जो जनरेशन होगी, द नेक्स्ट जनरेशन, जो अब जो बच्चों की जनरेशन है, वो अगर वायलेंस को फेस कर रही है इस समय पर, है ना, तो आप सोचो आगे चल करके वो फिर अपने बच्चों पर उस वायलेंस को यूज करेंगे या सोसाइटी में उसी चीज को यूज करेंगे, तो जो वायलेंस है वो सोसाइटी से कभी फिनिश नहीं होगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट होता है उसका? इन सम केसेस सीपी, जो जो मींस कॉर्पोरल पनिशमेंट है, उससे क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेटली डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जेंडर, रेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। स्कूल्स में कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर बच्चों को उनकी कास्ट की वजह से पीट दिया जाता है, उनके रिलीजन की वजह से कई बार उनकी पिटाई होती है बुरी तरह से, या वो अगर सोसाइटी में वीकर सेक्शन से आते हैं, पुअर सेक्शन से आते हैं, ऐसे बच्चों को जो टीचर्स हैं बड़ी बड़ी आसानी से उनकी पिटाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर से कोई कंप्लेन करने नहीं आएगा। तो आपको भी ये सजेशन है कि अगर आपका बच्चा जो है कंप्लेन कर रहा है कि स्कूल में उसके साथ पिटाई होती है, ऐसा कुछ होता है, तो आप प्लीज उसको इग्नोर मत करो, उनको फोकस करो, देखो कि बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। कई बार ऐसी छोटी, जब हम बच्चे की शिकायत को इग्नोर करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ में फिर रेप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। इनइफेक्टिव एज ए डिसिप्लिनरी मेजर, तो कुछ लोगों को लगता है कि पिटाई से उनमें डिसिप्लिन आ जाता है, लेकिन नहीं आता। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली इंटीमेट मींस जो है अफेक्ट होता है, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल 39 है, that directs the state to protect childhood and youth against exploitation and moral and material abandonment। तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि बच्चों के लिए हमें ऐसे प्रोटेक्शन रखने होंगे कि उनका चाइल्डहुड लेवल पर कोई एक्सप्लोइटेशन ना हो। दूसरा, हमारे पास में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, सेक्शन 17 उसका कहता है कि इट प्रोहिबिट्स फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट एंड मेक्स इट अ पनिशेबल ऑफेंस। तो जो टीचर्स हैं अगर ऐसी चीज यूज कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, सेक्शन 17 ये कहता है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। सो दिस वाज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग दिस कॉर्पोरल पनिशमेंट। आप चाहें तो इसको, अगर आपके नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो बच्चों की पिटाई करते हैं, टीचर्स हैं, आप उनको इस सेशन को, विशेषकर आज के सेशन को आप शेयर करें, तो उनको पता चले कि देखो क्या सिचुएशन हो रही है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम अमंग चिल्ड्रन, बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं और बच्चे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, उसकी स्क्रीन पर हमेशा चिपके हुए हमको नजर आते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज हैं, तो उन्हीं को लेकर के आज का ये जो है आर्टिकल है। स्क्रीन टाइम अमंग चिल्ड्रन इज मोर देन 2 आवर्स, मींस पर डे वो 2 आवर्स से भी ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन स्क्रीन टाइम अमंग चिल्ड्रन, क्या है भाई, क्यों ऐसा सब हुआ? तो रोल मॉडलिंग, जब पेरेंट्स ही उनके मोबाइल से अगर हर समय चिपके रहेंगे, उसको यूज करेंगे, तो बच्चों को भी उसी की आदत लगती है। मैं अपनी ही फैमिली में देखता हूँ, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे को देखने को मिलते हैं। एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पजेस, अब क्या हो गया है कि जब से कोविड-19 आया, तो उस दौर में जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो बाहर जाना अलाउ नहीं था, फिजिकल एक्टिविटीज उतनी अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय मोबाइल की जो एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया, और घर घर में एक एवरी हैंड में एक एक मोबाइल जो है हमको देखने को मिला। और फिर एजुकेशन में भी इसका यूज हुआ, तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया, बच्चे कई बार बोल देते नहीं मैं तो स्टडी कर रहा हूँ मोबाइल पे। वर्किंग पेरेंट्स, बच्चे जो है, जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो बच्चों को क्या दे जाते हैं, मोबाइल फोन दे जाते हैं। घर पर बच्चे अकेले हैं, कई बार सेफ्टी पर्पज के लिए ही वो दे करके जाते हैं कि बच्चे के पास मोबाइल फोन हो, कोई बात हो तो वो कॉल कर सके। लेकिन अब बच्चा क्या करेगा, मोस्टली उस मोबाइल फोन पर ही लगा रहेगा। नेक्स्ट,
इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स मीन्स अब कुछ ऐसा टाइम आ गया है कि जो स्मार्टफोन्स हैं उनका प्रोलिफरेशन हो गया। अब सबके पास में टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अदर डिजिटल डिवाइसेस हैं। मीन्स देयर वाज अ टाइम व्हेन स्मार्टफोन वाज अ ड्रीम। मीन्स सबके पास में स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बट टुडे इट हैज बिकम अ बिल्कुल ही नॉर्मल थिंग बन चुका है। ऐसे समझो कि जैसे आपके पास में टी शर्ट है, वैसे ही सबके पास में मोबाइल फोन्स भी हो चुके हैं और उसी की वजह से स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज। तो देखो, हाई एक्सपोजर में लीड टू एंजाइटी। मीन्स अगर बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, छोड़ो बच्चों की बात तो छोड़ो, इवन जो बड़े हैं, अडल्ट हैं, उनके साथ में भी ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। अभी जब मैं डीयू गया था 2 दिन पहले, तो मुझे 2 मेरे जो है दोस्त मिले और वो इस बात को मेरे से बता रहे थे, उन्होंने शेयर किया कि वो डिप्रेशन में और एंजाइटी में चले गए हैं ड्यू टू, रीजन क्या था उनका, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन की वजह से, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उनको नींद की प्रॉब्लम, इनको इन्होंने भी बताया मेरे को, 2 है ये पर्सन, इनको भी यही प्रॉब्लम हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई उनकी, मीन्स मोबाइल में है, जो नॉर्मल जो एक्चुअल सोसाइटी है उससे वो डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी एंड सोशल स्किल्स, जो हमको चीजें लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं वो डेवलप नहीं होती। सोशल स्किल्स हमारी फिनिश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर वहां रियल में किसी ह्यूमन के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, ठीक है। वहां पर बस मोबाइल की दुनिया होती है, वर्चुअल लाइफ होती है, उसमें सब कुछ होता है। जबकि रियल में जो लाइफ होती है वो वैसी नहीं होती। सोसाइटी में कई बार आपका फ्रेंड होगा, वो हो सकता है आपको किसी बात पे जो है थोड़ा डांट दे, या जो है मीन्स हॉट टॉक उसके साथ में हो जाए। जब आप 100% मोबाइल के साथ में ही रहोगे तो फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे। जैसे आपके दोस्त ने आपको किसी बात पर डांट दिया, उससे हॉट टॉक हो गए, अगर आप 24 घंटे मोबाइल में रहते हैं तो आपको उसकी की बात इतनी बुरी लग जाएगी कि आप, हो सकता है आप उससे फ्रेंडशिप ही खत्म कर दें, ठीक है। जबकि आप रियल वर्ल्ड में रहोगे तो चीजों को सीख जाओगे। साइबर बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज, इस मोबाइल फोन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग होती है। बच्चों के न्यूड फोटो वगैरह निकाल लिए जाते हैं, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग होती है, उनको धमकाया जाता है, कई बार उनके साथ में पोर्नोग्राफी जैसी चीजें हो जाती हैं, तो ये भी उसका कॉन्सिक्वेंस है। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? एम्फेसिस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, मीन्स बच्चे जो है उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। लिमिटिंग स्क्रीन टाइम बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एक्सेट्रा, तो गवर्नमेंट को, पीपल को, फैमिली मेंबर्स को इस पर काम करना होगा, ठीक है। फिर अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई मनोदर्पण इनिशिएटिव, उसमें क्या है, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग के लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आई। तो उसमें बच्चों की काउंसलिंग होगी, उनके साथ में टीचर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी के मेंबर्स का इंटरेक्शन इंक्रीज किया जाएगा। तो उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, वो कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, किसी डिप्रेशन की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो उन सब में उनकी हेल्प की जाएगी। सो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको बहुत अच्छे लगे ना तो आप इनको प्लीज शेयर भी करिएगा, कि कई बार बच्चे और वो सब जो है इस मोबाइल स्क्रीन की वजह से, प्लस जो पेरेंट्स, जो टीचर्स अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, उनके लिए भी बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। तो आपके शेयर करने से हो सकता है कुछ बच्चे पिटाई से बच जाएं। सो इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बिकॉज अगर हम और भी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो thank you guys very much, and we are going to end this session right now. Take care, bye bye.